हो गया। देखिए क्लास 10th में जो अर्थशास्त्र है उसका पहला पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पाठ का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। आय से आप क्या समझते हैं? तो क्या आंसर दे रहा है? जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस व्यक्ति को उस कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है, जो भी पारिश्रमिक मतलब जो परिश्रम करने के बाद जो फल मिलता है, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। आदमी जो है दो तरह का काम करता है, एक शारीरिक जो शरीर से काम करता है, दूसरा मानसिक जो दिमाग से काम करता है। शरीर से काम कीजिए चाहे दिमाग से काम कीजिए, उसके बदले में काम करने के बदले में मतलब आप किसी को काम कुछ करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ मिलता है। क्या मिलता है? तब पैसा कौड़ी मिलता है, अनाज मिलता होगा, चाहे कपड़ा मिलता होगा, चाहे जमीन मिलता होगा, कुछ ना कुछ आपको उसके बदले में मिलता होगा, तभी तो आप काम कर रहे हैं। वो काम करने के बदले में जो मिला है वही क्या है? आय है। क्या है? आय है। तो वही कह रहा है क्या कि कोई भी शारीरिक काम मतलब शरीर से किया गया काम, चाहे मानसिक कार्य के बदले जो व्यक्ति को पारिश्रमिक मिलता है मतलब उसके बदले में जो भी चीज मिलता है वह उस व्यक्ति का आय कहलाता है। ठीक है ना? तो आय पहले के समय में अनाज हुआ करता था, जमीन हुआ करता था, मगर अब जो है कहता है कि हम काम किए हैं तो एक लेबर आपके यहाँ काम करने आता है तो क्या मांगता है आपसे? पैसा दे दीजिए। एक टीचर आपको पढ़ाने आता है, क्या मांगता है आपसे? पैसा दे दीजिए। इवन कोई भी आदमी आपके यहाँ कोई भी काम करने आएगा उसके बदले में एक ही चीज़ मांग करता है कि भैया हमको पैसा दे दीजिए। कहता है चावल दाल नहीं चलेगा? ना, चावल दाल हम खरीद लेंगे, आप पैसा दे दीजिए ना, हम खरीद लेंगे। है कि नहीं? पहले के ज़माना था जब पैसा कौड़ी नहीं था तो आदमी कभी किसी से कोई अनाज मांग लिया, कोई कुछ मांग लिया। अब कहता है हमको कुछ मत दीजिए, पैसा दे दीजिए, हम सब कुछ खरीद लेंगे। काहे? तब पैसा से सब कुछ मिल जाता है कि नहीं? हमको जो मन होगा वो खरीदेंगे, जब मन होगा तब खरीदेंगे। क्या? चलते ये हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर क्या दे रहा समझिए इसको। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी, शॉर्ट में कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। परीक्षा में भी पूछता है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ऑब्जेक्टिव में आप याद किए होइएगा, इसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना, जो नहीं बता रहे हैं हम आपको, जो लिखे हैं आप, तो उसमें पूरा दिया हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद का क्या कह रहा है? एक देश की सीमा, ध्यान दीजिएगा क्या क्या कह रहा है इसमें। एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि प्रायः 1 वर्ष में, सामान्यतः 1 वर्ष में, यानी कोई देश में, किसी भी देश में, सीमा का अंदर माने क्या? किसी भी देश में 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतरिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। कल हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में भी हम लोग लगभग इसी प्रकार का पढ़े थे कि एक देश में जितना भी सामान उपजा है 1 साल के अंदर में, उसका मूल्य क्या हुआ, वही उसका राष्ट्रीय, उसके मूल्यों के योगफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं ना। तो वही परिभाषा है सकल घरेलू उत्पाद का। मतलब उसी तरह से है क्या कि कोई देश है, जैसे हमारा देश कौन है? भारत देश है। भारत देश में 1 साल में, जैसे 2024 में बीता है उसमें ले लेते हैं, 2024 में कितना उत्पादन हुआ है वस्तु, उस वस्तु को उत्पादन होने के बाद जो उसका दाम हुआ है वो कितना का हुआ है, वही दाम को हम जोड़ते हैं तो वही दाम जो होता है क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना? क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या चीज? 1 साल में एक देश के अंदर उत्पादित जितने भी वस्तु हैं सबका मौद्रिक मूल्य, मतलब पैसा वाला मूल्य। मौद्रिक मूल्य माने क्या होता है? पैसा वाला मूल्य। जैसे कोई भी सामान का क्या मूल्य होता है, सबका अलग। जैसे कि मान लीजिए आपको एगो पत्थर मिल गया, चमक रहा है, कहिएगा चमकीला पत्थर है, कितना का है? तो किसी को कहिएगा दे ना 10 रुपया दे देवो हम, तो आप 10 रुपया में उसको बेचती है, पता लगा वो 10 करोड़ का हीरा था। क्या समझे?
वो आपको चमकने वाला लग रहा था पत्थर है, मगर वो 10 करोड़ का हीरा था जो आप 10 रुपये में बेच दिए, है कि नहीं है? तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पत्थर लग रहा था, उसका क्या वैल्यू, मौद्रिक मूल्य उसका कितना है, उसका दाम कितना है भैया? तो 10 करोड़ दाम था उसका। तो फाइनल वस्तु जो बना है, कोई भी दुनिया में सामान जो भाई इंडिया में कोई ना कोई सामान बनता है कि नहीं बनता है? कार बना, हर एक चीज़ तो बनिए के आया है, कपड़ा से लत्ता से लेके जितना साबुन शैम्पू से लेके कार मोटरसाइकिल ट्रक बस जितना भी है सब तो बनबे नहीं करता है। उसका तो कुछ ना कुछ दाम होता होगा ना जी, उस दाम को जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, वो सब सकल घरेलू उत्पाद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या कहता, किसे कहते हैं? तो कल ही बताए थे, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या को भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वो हम लोग कल भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? प्रति व्यक्ति आय। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल बताए थे कि आपके घर में मान लिए कि 5 गो आदमी काम करते हैं, 5 गो आदमी हैं, तो बताए थे कि भाई एगो भाई एग्जाम्पल कर बताए थे कि 5 आदमी हैं, एगो मम्मी है, एगो पापा है, एगो दूगो बहन है, एगो भाई है, बोले थे कल। तो उसमें बताए तो भाई ये कितना कमा रहे हैं? पापा कमा रहे हैं 15,000, मम्मी कमा रही है 10,000 के महीना, और हमारा भाई बहन हमसे कमेबे नहीं कर रहे हैं। टोटल मिला के कमाई कितना हुआ? तब 25,000 रुपया कमाई हुआ। कै गो आदमी है टोटल? तब 5 गो आदमी है। तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया भैया? तो 25 कितना आ गया? 5,000 आ गया। यानी एक आदमी कितना कमा रहे हैं? 5,000। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक आमदनी कितना हुआ एक आदमी का? 5,000 रुपया। उसी प्रकार से तो देशों में होगा ना जी, देश का आय कितना है, मतलब क्या है? प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय। क्या? प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक व्यक्ति का कितना आमदनी हुआ, तो क्या होता है? राष्ट्रीय आय। क्या होता है? राष्ट्रीय आय। आय बटे कुल जनसंख्या। क्या होता है? कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या, ठीक है ना? आ समझ में? तो राष्ट्रीय आय क्या हो गया? जैसे मान लो कि राष्ट्रीय आय कल एग्जाम्पल बताए थे, कितना राष्ट्रीय आय है? तो मान लेते 125 करोड़ रुपया, 125 नहीं कितना लिए थे जी? 300 करोड़। कितना हुआ? 300 करोड़ रुपया आमदनी हुआ, ठीक है, ठीक है। अब देश की जनसंख्या कितना है? 150 करोड़ के लगभग, भाग दे दो, कितना आ गया बुआ? माने एक आदमी का आमदनी कितना हुआ? 2 रुपया। क्या समझे? नहीं समझ में आया? तो ये बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, माने कि कितना कमाया एक आदमी, कितना कमा। तुमसे घर में पूछेगा तुम्हें कितना कमा रहे हो, तो तुम क्या बताओगे? बताओ। कहोगे 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं। क्या लगे हम कमेबे नहीं कर रहे हैं तो कैसे 1 रुपया? पापा जी कमा रहे हैं ना। तो तुम्हारे घर का आमदनी कितना हुआ प्रति व्यक्ति आय? तो क्या करना पड़ेगा? घर में कितना पैसा कमाया है? भले पापा तुम्हारे कमाए, खाली पप्पे कमाए हैं 25,000 रुपया, और तुम 5 जने हैं, 4 गो बैठ के खाता है, 1 कमाता है, ठीक है? कैसे घर हुआ वो सोचिए, होता है किसी किसी घर ऐसा होता है। तो 25,000 रुपया तो पाजी कमाए हैं तुम्हारे, 25,000 रुपया कमा लिए ना। कई आदमी खा रहा है घर में? कई गो आदमी है? 5 गो आदमी। तुमसे कोई पूछेगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या आता है, तुम क्या कहेगा? 5,000 रुपया। मैंने एक आदमी 5,000 रुपया कमा रहा है, एक आदमी 5,000 न पड़ा, इसे ऐसे निकलता है प्रति व्यक्ति आय। तो एक देश में कितना कमाई हुआ पूरा? तो इतना। कितना जनसंख्या है? तो भाग दे दीजिएगा तो अपने निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय कि एक देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, ठीक है ना? जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना ज्यादा होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। ये बात तो समझ रहे हैं ना? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो की गई थी 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में पहला बार देश का पूरा आमदनी निकाला था कि देश में कितना कमाई होता है, ठीक है ना? चलिए याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? कौन संस्था है जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है? तो वह संस्था है क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो कहते हैं सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? सेंट्रल माने हो गया क्या? राष्ट्रीय या केंद्रीय। स्टैटिकल माने हो गया क्या? सांख्यिकी। और संगठन माने हो गया क्या? ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है ना। यानी कि शॉर्ट में कहे तो क्या कहते हैं इसको, CSO जो है ये संस्था है जो हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना करती है और हर जो है ना 5-5 साल पे गणना की जाती है और आता है गिनने, पता करता है कि आपके घर में कै गो पंखा है, कै गो टेलीविज़न है, कै गो मोटरसाइकिल है, कै गो चरपहिया है, कै गो दुपहिया है। अभी गिन के ले गया होगा कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले नहीं गिना के गया, जनसंख्या गणना जो हुआ नहीं गिना है आपने, पूछता ना जनसंख्या, वो बोला वही गणना में सब कर लेता है, वो पूछता है उसमें भी न तो कहियो न किया था कीर करने आता है ना, हर बार आता है, क्या वो तसला है, क्या वो लोटा है, क्या वो छिपा, सब गिन के ले आता है। वो पूरा किचन में घुस घुस को देखेगा कितना चावल है, चावल कौन चावल खा रहा है, बासमती खा रहा है कि नॉर्मल खा रहा है, क्या वो गैस है, क्या वो कमरा है, क्या वो पका वाला मकान है कि खबरा वाला मकान है, सब गिनेगा वो। अगर न गिने देंगे, गिनने देना पड़ेगा आपको, न गिनने दिया कैसे, कौन जिद्दी आदमी बता कहता है कि नहीं गिनने देंगे। देश का सरकार का अथी है, उसको पता करना होता है देश में कितना आमदनी हो रहा है, ठीक है ना। तो यही संगठन होता है, यही संस्था है जो ये काम करती है। इसमें वैकेंसी निकलता है तो नौकरी भी लगता है, आप लोगों को नौकरी लगेगा तो आप पता करके करिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा देश की जनसंख्या का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों की गणना करें। अब कोनो राष्ट्र की आय की गणना करने जा रहे हैं, मान लिया आपको भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करना है, तो क्या क्या कठिनाई होगा बताइए। भारत में 150 करोड़ से ज़्यादा लोग रहता है, सब के घरे जा के पता करना कि कितना आमदनी हो रहा है, कितना टफ काम है। आसान बात है? एक गांव का निकालने में हालत खराब हो जाएगा, सोचिए वो देश का निकालना है, इतना आसान बात नहीं है, बहुत टफ काम है। तो कैसे कथी कौन कौन कठिनाई में आता है। सबसे पहला कठिनाई क्या देखिए, पहला कठिनाई है आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई। सब आंकड़ा को एक साथ जोड़ के रखने के लिए कितना बड़ा कॉपी बनाना पड़ेगा, कितना फाइल रखना पड़ेगा। कंप्यूटर का मेमोरी हैंग करने लगता है एक्सेल में, सुपर कंप्यूटर का यूज करना पड़ता है जिसमें एक्सेल में डाटा रखा जाता है, बताइए समझ, सुपर कंप्यूटर में। दूसरा नंबर पर प्रॉब्लम क्या होता है कि दोहरी गणना की संभावना। अब एक आदमी का प्रॉपर्टी कमरौली में भी है, परसौनी में भी है, अब अच्छा शिवहर में भी है और दिल्ली मुंबई में भी है। आप बताइए, अब एक आदमी का गणना, एक आदमी के नाम अलग अलग रहता है, आधार कार्ड भी अलग अलग बनवा लेता है, आधार कार्ड तो एक ही होता है। खैर उसके बाद क्या करता है, देखते हैं कि कथी कथी राशन कार्ड भी अलग अलग बनवा के सब रखे हुआ जाली जाली। ऐसा यहाँ भी राशन लेता है, दिल्ली में भी राशन लेता है, मुंबई में भी राशन लेता है। अब सोचिए वो गणना करने में कठिनाई होगा कि नहीं होगा, दोहरा गणना हो गया कि नहीं हो गया। हमारी संपत्ति यहाँ है तो यहाँ भी गणना गया, वहाँ भी है तो वहाँ भी गणना गया, दोहरा गणना हो जाएगा तो शुद्ध हुआ नहीं हुआ, शुद्ध हो जाएगा। तीसरा क्या है, मूल्य मापने में कठिनाई। अब मान लिए कि केकरो पास 4 गो पठरू है और 2 खसी है, तो मान 4 गो खसी है, तो 4 गो खसी का दाम जो है ऊपर बिकने वाला 3-3 हज़ार वाला खसी है, लिखा खसी है बेचारा, 1 लीवर के 2-2 किलो का 3-3 किलो का खसी है बेचारा, तो उसका दाम कितना हो गया। मान लिया 3-3 हज़ार रुपये बिकाया तो 4-3 12 हज़ार का खसी होगा। आ केकरा पास एकदम बड़का का खसी है, एक खसी 20 हज़ार में बिकाने वाला है, तो वो 4 गो खसी है तो कितना हुआ होगा 20 हज़ार, 20 चौका 80 हज़ार का खसी है, तो 4 गो खसी का दाम 80 हज़ार रुपया हो गया और 4 गो खसी का दाम होगा बेचारा के 12 हज़ार रुपया हुआ। तो उसमें दिखाएगा 4 गो खसी। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन कितना आदमी कितना धनी है, बोलिए चलेगा पता। तो मूल्य का निर्धारण करने पर बनेगा, बोलिए नहीं समझे। सब चीज़ का दाम सब जगह सब जैसा होता है। नाम तो है खसी, यानी बकरी का बच्चा है, खसी बोलते हैं उसको, है ना, काट के मीट बनाया जाता है उसका बकरा का। तो अब बताइए वो खसी है तो खसी सब जगह का रेट अलग अलग है कि एक जैसा है, अलग अलग है। सब जगह उसका सब राज्य में अलग अलग रेट होगा कि एक ही जैसा रेट होगा, अलग अलग रेट होगा। कहीं पे 800 रुपये किलो खसी का मटन बिकता है, कहीं पे 400 रुपये बिक रहा है, कहीं पे 500 रुपये बिक रहा है, कहीं पे 600 रुपये बिक रहा होगा, कहीं पे 200 रुपये बिक रहा होगा, कहीं पे 2000 रुपये किलो बिक रहा होगा। कोई ठीक है, तो वही तो बात कर रहे हैं कि एक ही चीज़ को कहाँ पे रेट लगाइएगा। वो हम एक एग्जाम्पल बताए हैं, कोई भी चीज़ का रेट एक जगह एक जैसा नहीं होता है। अब केला ही देख लीजिए, मेरे पास जो है 1 ट्रक केला है, आप आए लिख लीजिए 1 ट्रक केला, तो 1 ट्रक केला का दाम कितना है भैया, तो यहाँ मिलता है 4 रुपये दर्जन, और वहाँ पे 50 रुपये दर्जन, वहाँ पे 400 रुपये 100 रुपये दर्जन, सब रेट हो गया। तो मूल्य मापने में कठिनाई हुआ कि नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है किसमें, राष्ट्रीय आय की गणना करने में। आपको ये सर पॉइंट लिखा हुआ, इसके बारे में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना, लिखेंगे क्या, आंकड़ों का एकत्रित करने में कठिनाई। तो एकत्रित करने में क्या कठिनाई, तो लिखेंगे आंकड़ा, देश का आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसको एक जगह जमा करके रखना बहुत कठिन होता है। हो गया, क्या कहेंगे,
देश का आंकड़ा बहुत बड़ा है, लोक जनसंख्या 150 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो सबका आंकड़ा रखना बहुत ही कठिन कार्य है। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना, एक ही आदमी की संपत्ति 10 जगह पे है तो 10 जगह गणना हो जाता है, तो दोहरी का तिहरी का 10-12 गणना हो गया, तो ऐसे में समस्या हो जाती है। और क्या, मूल्य मापने में कठिनाई, तो एक ही सामान का दाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो इससे भी कठिनाइयाँ होती हैं। इसको अपने आप से ही लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे डैश देकर छोड़ दिया गया है कि आप अपने से एक ही लाइन 2-2 लाइन लिख लीजिएगा और आज ही लिख लीजिएगा। अब सर हमको दिमाग में नहीं आएगा हम क्या लिखेंगे, तो ये सब किताब में दिया हुआ है, घर जाकर वो किताब को पढ़ कोई में 2 लाइन लिख लीजिएगा, या तो अपने से लिख लीजिए ना तो किताब में से देख लीजिए, मगर लिखना जरूरी है। आपको ऐसा हम जगह नहीं छोड़े हुए हैं, तो जगह नहीं छोड़े हुए हैं तो एगो और पन्ना पर लिख के चपका लीजिएगा ऊपर से, हो समझ गए। हाँ, छोड़ना नहीं है। अगला है, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है, स्थापित कीजिए। आय और गरीबी में क्या संबंध है बताइए, बोलो। आय बढ़ेगा तो गरीबी बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो। हमारी आय दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो गरीबी, जिसका आय ज्यादा होगा उसका गरीबी, जिसका आय कम होगा, जिसका आय कम होगा तो गरीबी क्या होगा, स्वाभाविक है। तो सिंपल संबंध है, गरीबी का व्यक्ति आय का प्रभाव पड़ता है। क्या व्यक्ति पड़ता है, गरीबी के कारण बचत का स्तर निम्न जाता है। अब गरीबी तुम्हारा है तो बचत क्या होगा, कम होगा। गरीबी है क्या, तो क्या बचत कम हो रहा है तो गरीब है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण में देरी होती है, तो आप पूंजी नहीं बनेगा, पूंजी दर कम हो रहा है। अब आदमी तू है गरीब, क्यों, क्योंकि तेरा बचत हो रहा है कम। अब बचत कम होगा तो तुम्हारा पूंजी बनेगा कोई चीज़ का, नहीं बनेगा। तो उसको पापा जी सोच रहे कहिए से कि बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस करेंगे, पैसे में नहीं जमा होता है, तो क्या पैसा जमा करते हैं, इन्हें से इन्हें भाग जाता है, इन्हें के इन्हें भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो आपका जमा हो भी नहीं कर जाता, गरीबी ना रह जाइएगा। रो जिसका विनियोग भी कम होता है, जिसका परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर कर लेता है। अब बताइए, जिसके पास पैसा है, खूब पैसा है, वो और धनी होते जा रहा है, और जो गरीब है बेचारा वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है। अंग्रेजी में कहावत है, पुअर बिकम्स पुअर, गरीब गरीबी होते जा रहा है, रिच बिकम्स रिच, और अमीर अमीर बनते जा रहा है। कारण क्या है, अब जिसके पास मान लेते हैं कि 10 लाख रुपया है, एक आदमी है जिसके पास 1000 रुपया है, तो 10 लाख वाला क्या करेगा, 10 लाख लेके एफडी करा दिया, उसका हर महीने महीने ब्याज मिल रहा है। 10 लाख का ब्याज कितना हो गया भैया, तो 10 लाख के 7% लेते तो 7,000 रुपया हो जाता है लगभग। तो 7,000 रुपया पर मंथ लगभग उसको मिल रहा है, मतलब 5,000, 6,000, 7,000 मिल रहा है उसको पैसा। आज इसको बेचारा 1,000 रुपया, तो बेचारा 1,000 रुपया से क्या कर पाएगा, वो खा पी के बराबर कर लेता है, फिर अगला महीना कमाता है, फिर खा पी के बराबर, फिर अगला महीना कमाता है, फिर खा पी के बराबर। बचा के रखा तो बेटी की शादी में गायब, बचा के रखा तो पैसा कोई बीमारी हुआ, बीमारी में गायब। हर महीने महीने ट्यूशन फी भरना है, हर महीने महीने दूध का भरना, हर महीने हर दिन सब्जी लाना है, तेल नमक चीनी खर्चा मानेगा नहीं, चाय पत्ती में एक्स्ट्रा ऐड हो गया, बच्चा का रस भी चाहिए, रोज बिस्कुट चाहिए, हाँ ऊपर से कोई खिलौना आ गया, मेला आ गया, वही में खरीदिए, तब पैसा बच कहाँ रहा उसका, तो पैसा तो ऐसे ही जा रहा है। हर जाने का आने का रास्ता एक है, जाने का क्या रास्ता है। तो गरीब आदमी का गरीब बचत हुआ, तो आय कम है तो गरीबी पक्का और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। आय बढ़ गया, आमदनी बढ़ गया, तो गरीबी आपका छू मंत्र गायब। आप गरीबी को देख देख कर रोइए मत, अपना आमदनी बढ़ाइए। आप दिमाग ये लगाइए कि आमदनी किधर से आने वाला है, आमदनी बढ़ेगा तो अपने आप गरीबी खत्म हो जाएगा आपका। विनियोग का मतलब होता है पैसा को लगा देने से पैसा कमाना, रिटर्न मारना। विनियोग का मतलब होता है पैसा वैसे जगह पे लगाना जहाँ से पैसा लगाए 1 आए, फिर 1.5, फिर 1.5 लगाए तो 2 आ जाए, फिर 2 लगाए तो 4 आ जाए, फिर 4 लगाए तो 3 आ जाए, इस मतलब 4 3 नहीं आए, ज़्यादा है 5 आ जाए। तो विनियोग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, विनियोग। पैसा से ही पैसा कमाना को क्या कहते हैं, विनियोग करना। जिसके पास पैसा वही ना पैसा लगाएगा कहीं पे, कहाँ लगाएगा भाई, जुआ में कि सट्टा में कि ड्रीम 11 पे लगाएगा, नहीं भैया। ड्रीम 11 से बहुत आदमी का बर्बादी हो रहा है, कुछ लोगों का आबादी हो रहा है। तो आबादी वाला को दिखा कर दिखा रहा है, बर्बादी वाला को कोई दिखाने जा रहा है कोई। आप बताइए बर्बादी वाला को कोई दिखाता है कि ना, नहीं दिखाता। अब बर्बादी वाला का बर्बादी बहुत कम हो रहा है, आबादी वाला का बहुत भयंकर आबादी हो जा रहा है। इसीलिए लोग उसको दिखा के करा, ड्रीम 11 पे जाओ, अपना टीम बनाओ और लाखों रुपया करोड़ रुपया कमाओ। वही सपना में कितना आदमी बचा लगा है कि रात भर दिखते रहता, चेक रहता, सोते उठते देखा जाता है कि कब बढ़ा मेरा, बढ़ा कि नहीं, हुआ कि नहीं।
अरे भैया वो कंपनी है, ठग रहा है आपको, आप ठगा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वैसे तो लॉटरी खेलता है लोग। तो विनियोग का मतलब होता है पैसा को लगाना। कहाँ पे? ज़मीन खरीद लेना। ज़मीन कहीं खरीदिएगा रेट बढ़िया रहा उसका, सोना खरीद के रख लेना, विनियोग हो गया। विनियोग पूछे थे, विनियोग करने का तरीका बताया था आपको। सोना खरीद लीजिए, ज़मीन खरीद लीजिए, हाँ, और नहीं तो FD करा दीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए LIC पॉलिसी ले लीजिए। ये सब पैसा बढ़ता है, इसे पैसा देने से पैसा घटता नहीं है। आज कहीं 10 लाख का ज़मीन खरीद लिए है, वो 10 साल का 10 लाख का थोड़ी ना रहेगा, 25 लाख का 30 लाख का। अगर बढ़िया जमा पे होगा तो वो करोड़ों में खेलेगा, कोई ठीक नहीं है कि नहीं? कोई ठीक नहीं है। रेट घटने का गारंटी नहीं है, ये बात तो है। कितनों करम डूबेगा तब रेट जल्दी घटेगा नहीं। कहीं का ज़मीन आप खेत में ज़मीन ले लीजिए, आप 1 लाख का 1.5 लाख का कट्ठा आपको मिल जाएगा, 1.5 लाख का कट्ठा। 5 साल के बाद उसका 2 लाख का कट्ठा रहेगा, 3 लाख का कट्ठा रहेगा, घटने का चांस नहीं है। सोचे हैं। और रोड साइड में लिया तो रोड साइड का तो ज़मीन का दाम तो ऐसे दिन दुगुना। शहर में लिए तो कोई बातें नहीं हो, 4 गुना रेट बढ़ता, 5 गुना रेट बढ़ते जा रहा है हर साल ऐसे हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया विनियोग करता है आदमी। तब जो आदमी अमीर है वही ना विनियोग करेगा। जिसके पास पैसा रहेगा वही ज़मीन सोना खरीदेगा भाई। जिसके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, वो ज़मीन सोना कहाँ से खरीदेगा भाई? तो वही बात, गरीब आदमी का तो ऐसे भी हालत खराब रहता है। नेक्स्ट अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन काहे किया? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या था? राष्ट्रीय आय समिति का मतलब राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए। कब किया? तो कहा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, माने जब हमारा देश आजाद हो गया। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद की बात, उसके बाद सबसे पहला बार क्या किया गया? 1949 में। कब किया गया? 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रोफेसर PC महानवलविस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य एक ही चीज़ था। क्या चीज़ था? कि राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें सन 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8650 करोड़ रुपए बताई गई, जिसमें प्रति व्यक्ति आय माने कि 1948 से 49 के समय में, मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया था। कितना था? मतलब एक आदमी की कमाई कितना था? 246 रुपया प्रति वर्ष। एक साल की बात कर रहे हैं, इतना कमाई होता था। उसके बाद सन 1954 में निकला, तो इस आंकड़ा को फिर बनाया गया। तो ये 1954 के बाद राष्ट्रीय आय की गणना के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया। मतलब ये संस्था ज़्यादा दिन तक चला नहीं। कौन संस्था? राष्ट्रीय आय, कौन गया? हाँ, राष्ट्रीय आय समिति जो बनाया ना, तो राष्ट्रीय आय समिति ज़्यादा दिन तक नहीं चला। ये जो देख रहे हैं राष्ट्रीय आय समिति, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। बनाया गया कब? 1939 में पहला बार ये गठन किया गया, मगर ज़्यादा दिन तक चला नहीं। 1939 में शुरू हुआ और ये 1900 कब तक? 1954 में ख़त्म हो गया। 48 से 54 क्या साल हुआ? 48, हाँ 54, 6 साल तक, लगभग 5 साल से 6 साल तक काम किया बेचारा। ये भी इसका काम क्या था कि देश में कितना आमदनी है उसको पता लगाना, मगर ये ज़्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो फिर एक नया समिति उसी को अलग मॉडिफाइड तरीके से करके नया नाम दिया गया, नया लुक दिया गया। जैसे देखते हैं ना, नया लुक मिलता रहता है। बाइक के देखते हैं नया लुक आ रहा है। पहले कैसन था, वो का मॉडल बदल के नया लग रहा है। मोबाइल का हर चीज़ का लुक बदलता जा रहा है कि नहीं बदलता? तो वो नया रूप में इसको लाया, उसी काम वही करना था उसको भी। उसका नाम क्या दे दिया गया? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना किया गया। यह संस्था नियमित रूप से, एकदम नियम पूर्वक से लगातार क्या कर रहा था? राष्ट्रीय आय की गणना को प्रकाशित करती है, बताती है कि हमारे देश की कितनी आमदनी है। देश की आमदनी निकाल के बताता है। बुआ, एक देश का आमदनी बताना इतना आसान बात नहीं है। तुमको तो अपना घर की आमदनी पता नहीं है, गांव का आमदनी पता खाक होगा। गांव का भी हो जाएगा तो एक बिहार राज्य का आमदनी कैसे पता करोगे, और राज्य का भी पता तो देश का पता कैसे करोगे भाई? पैसा का परेशानी है, अपना घर की आमदनी पता नहीं होगा तुमको कि कितना आमदनी हो रहा है। सोच लो,
तो देश का आमदनी पता करना कोई आसान बात है नहीं है, बहुत कठिन काम है। फिर भी राष्ट्रीय सांख्यिकीकरण जो सांख्यिकी जो आपका संगठन है लगातार काम कर रही है। कोरोना के समय में भी जब ये काम करने आने वाले थी तो सरकार इस पर रोक लगा दिया कि कोरोना के समय में नहीं जाइए, मास्क लगा के केना लगाइएगा, केना करने पता कीजिएगा। तो कोरोना के समय में पोस्टपोन हो गया, तो फिर कोरोना के बाद में फिर किया गया है, समझ गए। हर 5 साल पे किया जाता है, हर साले शायद करती है ना, जनगणना होती है 5 साल पे, साले पे करना है। ये दिमाग लगा के कर लेता है और प्रकाशित कर रही है कि भारत की जनसंख्या, भारत में इतना आमदनी हो रहा है, इतना आमदनी हो रहा है, इतना आमदनी हो रहा है, आमदनी बढ़ रही है हम लोगों की, प्रकाशित हो रहा है। तब पता चल रहा है कि आप देख भी सकते हैं सर्च करके नेट पर कि भाई 2024 में भारत की राष्ट्रीय आय कितना होता है। भारत 23 में निकालिए, 23 वाला निकल जाएगा, अभी 24 वाला तो अभी चलिए रहा है, तो उसका गणना किया जाएगा तो 25 में होगा। समझे कि नहीं समझे? इस तरह से राष्ट्रीय आय समझ में आया। राष्ट्रीय आय माने देश की आय, ठीक है ना, देश की आमदनी। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए और गणना करने के लिए कौन कौन तरीका अपनाया गया है, सब तरीका को बताइए। तो सबसे पहला बात राष्ट्रीय आय की गणना, अब राष्ट्रीय आय बता दी है क्या होता है। राष्ट्रीय आय क्या कर रहा है, इस शब्दों में काट लीजिएगा, ये नहीं होगा यहाँ से, ये लगना नहीं, गलती लिखा है यहाँ से होगा। वर्ष भर में किसी भी देश में अर्जित आय के कुल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष में क्या होता है, एक वर्ष में यानी वर्ष भर माने क्या होगा ना, मतलब साल भर, साल भर माने क्या होता है, एक साल, यानी एक साल में कितना पैसा अर्जित हुआ है एक देश में, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। ये जो शब्द में लिखा हुआ है इसको काट दीजिएगा। अब है राष्ट्रीय आय कैसे पता करेंगे हम, कौन कौन विधि है होकर। तो पहला विधि है राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख विधि में सबसे पहला राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपनाई जाती है, क्योंकि यह एक व्यक्ति के उत्पादन कितना हो रहा है पता करना कोई आसान बात तो नहीं है, उसका मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होती है। इसीलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तब उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। तो सबसे पहला विधि कौन है बुआ, उत्पादन गणना विधि। क्या बुआ, उत्पादन गणना विधि। राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने का सबसे पहला तरीका लगाया गया क्या, कि उत्पादन आय विधि, गणना विधि। माने उत्पादन गणना विधि में क्या होता है, कितना सामान उत्पादन हुआ है। अरे कोनो चीज बनेगा तो फैक्ट्री में बनेगा, क्या बनेगा, तो फैक्ट्री में बनेगा तो उसका दाम होगा ना जी, तो वहीं पे दाम सब फैक्ट्री में बना के पता, फैक्ट्री वाला को कह दिया कि भैया सामान बन लो, पता बता दिए, तो उसके लिए जीएसटी लगा दिया, ई कर लगा दिया। अब हर को सरकार को पता है कि ये टाटा कंपनी इतना कार बनाई है, होंडा कंपनी इतना मोटरसाइकिल बनाई है, हीरो कंपनी इतना एक्टिवा बनाई है, होंडा कंपनी कितना एक्टिवा बनाई है, हीरो कंपनी कितना स्प्लेंडर प्लस बनाई है, कितना ग्लैमर बनाई है, कितना बुलेट बनाया है, रॉयल इनफील्ड, ये सब अपना मतलब कि वो पता कर लेता है वहीं पर, वहीं से पता हो गया। सब चीज़ का प्रोडक्शन होता है दुनिया में, जो भी चीज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं बनता है। देख लीजिए आप, कोई भी चीज़ ऐसा है जो बनता नहीं है। अब कहीं ऐसा मिट्टी का यूज नहीं बनता है, मिट्टी नहीं बनता है, ठीक है, बाकी सब तब बन रहा है, कहीं ना कहीं नहीं बन रहा है। कोई भी सामान जो यूज कर रहे हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसका, कोई देखे ना आप, अब कलम में है, कलम कहीं बना होगा फैक्ट्री में तो बन गया, तो बन गया तो वहीं पर पता चल गया उसको। उत्पादन गणना विधि में उत्पादन हुआ, रेट पता कर लिया। दूसरा नंबर क्या है, हाँ, जब राष्ट्रों के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को क्या कहते हैं, आय गणना विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, आय गणना विधि। दूसरा तरीका क्या है, आय गणना विधि। कितना आमदनी हो रहा है एक एक आदमी का, सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा राष्ट्रीय आय। इतना टफ काम है, वो करता है, ये भी होता है। नेक्स्ट क्या है, उसका राष्ट्रीय आय को मापने की इस प्रक्रिया में व्यंग गणना, व्यय गणना। हाँ, दूसरा क्या है, उपभोग में देखिए, एक तरीका है कि उत्पादन हुआ है वो पता कर लीजिए, दूसरा तरीका क्या है कि प्रत्येक आदमी का आय पता कर लीजिए, और तीसरा तरीका कर रहा है क्या, व्यय गणना विधि। क्या हुआ, व्यय गणना विधि। कहाँ गया भैया, यहाँ व्यय के आधार पे गणना किया जाता है इसमें, व्यय गणना विधि। क्या है, व्यय गणना विधि। इसमें क्या होता है, अरे भैया कोनो आदमी सामान बनाया है, कोनो फैक्ट्री सामान बनाया है तो उसका उपयोग कोई ना कोई तो करेगा ना,
तो उपयोग करेगा तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा उस पर आपका लगेगा। तो आपका कितना व्यय किए, कितना खर्च किए, वही आधार पर निकाल लेता है। बुआ जी ठीक से बैठिए। कौन है? सर दुखा रहा है, नींद आ रहा है। तो व्यय कर रहे हैं, जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं किसी दुकान में तो बिल देता है कि नहीं देता हूँ? आप कहते हैं हम तो बिना बिले से खरीद लेते हैं। तो कुछ चीज़ों का बिल नहीं बनाता है। हालांकि नियम तो है कि एक शैम्पू ले होते तो बिल बना के दीजिए, बिल बना। आप जाइएगा अच्छा अथराइज दुकान में जाइएगा तो आपका 2 रुपये का सामान लिए चाहे 5 रुपये का आइसक्रीमो खाइएगा तो आपका बिल बना के देगा आपको, इतना लंबा बिल निकाल के देगा आपको। हाँ देते हैं सर समय। अभी जाइए, अभी वहाँ पे खुला रिलायंस एस मार्ट खुला है, एस कौन है, भी मार्ट है, कितना भी मॉल सब है। एगो अंडरवियर का गंजियो खरीदेगा तो आपको लिस्ट बना के पर्ची बना के देगा। आपको कहें कैसे बेवकूफ़ आदमी, एगो तो गंजी खरीदे हैं इतना को लिस्ट थमा दिया हमको। जीएसटी बिल लग रहा है, सरकार को जानना, सरकार जानना चाहती है कि कितना कितना खर्च हो रहा है वगैरह में। चुटपुटिया दुकान समझना उतना बिल होता है, क्या समझो, उसमें उपभोग गणना विधि होता है। जैसे आप कोचिंग में पैसा जमा कर देते हैं, बिल देते हैं आपको, नियम होता है कि हर जगह पैसा जहाँ पर पैसा जमा करें वहाँ बिल लीजिए, बिना बिल का कहीं नियम होता है। मगर बिल लेते हैं आप नहीं लेते हैं। जीएसटी का जीएसटी अब बिल नहीं दे रहा मतलब जीएसटी का नहीं जा रहा है, ब्लैक मनी हो गया। जहाँ बिल मिल गया वहाँ व्हाइट मनी हो गया। तो दुनिया में तो कितना काम कर रहे हैं जो ब्लैक मनी। आप दूध लेते हैं, दूध का बिल देते हैं, सब्जी लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है भैया? कल ही एक बात में तार से एकदम चर्चा किए, फिर सवाल आ गया। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? एक बार फिर से बात समझ लीजिए। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक देश का कितना आमदनी हुआ एक साल में। क्या था हुआ? एक देश का कितना आमदनी हुआ एक साल में। मान लेते हैं हमारा देश है, उसमें इतना करोड़ आमदनी हुआ है। एक देश का आमदनी कितना हुआ हमारे देश में? 2023 की बात है। 2023 में गणना किया गया, सर्वे हुआ, उससे पता चला कि देश की जो राष्ट्रीय आय है हमारा भारत का वो है 30,000 करोड़ है। कितना है? 30,000 करोड़ रुपया। ठीक है। तो कहा कि प्रति व्यक्ति आय, तो बताओ कि एक आदमी का आमदनी कितना हुआ? तो ये जो आमदनी है केकर है? एगो आदमी का है कि एगो राज्य का है कि पूरे देश का है? पूरे देश का ना है। तो देश में कितना लोग रहता है? तो 150 करोड़। क्या हो गया? 150 करोड़। तो करोड़ से करोड़ कैंसिल, 150 से 300 कर कितना आ गया? 200। यानी कि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ? 200। माने भारत में एक आदमी 200 रुपया कमाता है। अब कहिएगा ये औसत हुआ, एवरेज, ये हुआ प्रति व्यक्ति आय। क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो गया? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। समझ में आ गया? कल ही बताए थे। 200 कमाता है इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम 200 कमाते हैं। हम तो 500 कमाते हैं रोज में। वो आदमी 400 कमाता है, वो आदमी तो देखिए 2000 कमाता है, वो एक दिन में 2 करोड़ कमा रहा है। उससे मतलब नहीं है कितना आदमी ठल्ला ना है बैठ के खा रहा है, उससे घटा ना दिया देश का आबादी। नहीं समझे? एगो बैट्समैन है जाके 2 ओवर में खेला, दोनों ओवर में एकदम मारा, 15 रन 20 रन मार दिया। एगो है बैट बॉल खाने वाला, वो जाके बेचारा बॉल खा रहा है, तो रन रेट घटा नहीं देगा। वो कितना कैमरे चल रहा है? 3 कैमरे चल रहा है। अरे भैया, अरे वो तो 2 ही ओवर में मार दिया, कितना रन, 30 रन मार दिया। आई खा गया, ऐसा नहीं देख रहे हैं कि समझाता? रन रेट घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा ना। रन रेट घटे, रन रेट बढ़ेगा जब सब मारेगा, सब ओवर में मार रहा है तो रन रेट बढ़ते जा रहा है। तो जब सब कमाएगा तो देश का तरक्की होगा कि नहीं होगा? अच्छा में खूब बुराई चलेगा। देखिए, तो राष्ट्रीय आय का समझ में आया? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? देश की पूरी आमदनी। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? देश में जितना आदमी होकर एक आदमी का आमदनी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि विकास के लिए किस तरह को लाभप्रद है? देखिए, राष्ट्र का आय बढ़ेगा तो देश का विकास होगा कि नहीं होगा? अभी हम वही समझा रहा था आपको। राष्ट्र का आय बढ़ रहा है तो देश का विकास ऑटोमेटिक होते जा रहा है। राष्ट्र का आय तभी बढ़ेगा जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। एक आदमी का कमाई बढ़ेगा तो देश का कमाई बढ़ेगा, तो देश का विकास ऑटोमेटिक होगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके घर में पैसा का कमाई हो रहा है तब तैको देर लगेगा झोपड़ी से महल बनने में, और तैको देर लगेगा साइकिल से कार आने में, तैको देर नहीं लगेगा।
आराम से फर्स्ट क्लास गए, उन्हें से पापा जी कार खरीद के ले आए, उन्हें से भैया जी फ्रिज खरीद के ले आए, उन्हें कहा बड़का को पलंग लग गया है, मऊ में AC फिट हो रहा है, क्या लगे पैसा है, लग रहा है सब कुछ। अब पैसा नहीं है तो डराते रहिए पंखा, क्या कीजिएगा। पैसा आमदनी करने से होगा तभी जाकर विकास होगा। तो देश में स्वाभाविक है राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो देश में विकास भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगला सवाल क्या है, विकास में प्रति व्यक्ति आय के संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। भैया वही तो बात है, विकास में कौन सी के विकास में, राष्ट्रीय विकास में। तो वही तो अभी बताएं, राष्ट्र के विकास में प्रति व्यक्ति आय का क्या महत्व है। अरे भैया प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो समझो देश भी बढ़ रहा है। प्रत्येक आदमी लाचार हो रहा है, निकम्मा हो रहा है, कामचोर हो रहा है, देश भी कामचोर हो रहा है। क्या समझते हैं, 11 गो प्लेयर खेले जाता है क्रिकेट और वर्ल्ड कप हार के चलाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया हार गया। कभी बोलते हैं कि 11 गो टीम, 11 गो प्लेयर हार गया है, बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंडिया हार गया। तो हम कहते हैं कि हम तो खेल ही नहीं गए तो हम कैसे हार गए। इंडिया हार गया मैंने देश ही हार गया, इंडिया का देश से हार गया। 11 गोरा गया वो हार के आया तो कहते इंडिया हार गया है। क्यों, क्योंकि वही 11 गोरा देश का नाम कर रहा था वहाँ पे। वो 11 नहीं है, वो इंडिया है। कौन खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है। छोटा इंडिया कैसे खेलेगा, इंडिया तो देश है। तो इंडिया खेलना मतलब इंडिया का प्लेयर खेल रहा है। जब इंडिया के प्लेयर से इंडिया का पहचान है, उसी प्रकार से इंडिया के लोगों से इंडिया का पहचान है कि नहीं। तो इंडिया के लोग यानी कि प्रति व्यक्ति कमाएगा, कमाई उसका बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति आय घट रहा है तो देश भी उसका घट रहा है, देश भी डाउन में जा रहा है। समझ गए। देश को सुधारने का एक ही तरीका है कि अपने आप को सुधार लीजिए, दूसरे को मत सुधारिए। अपने आप को सुधारे, देश भी सुधर गया आपका। ठीक, देखिए प्रति व्यक्ति आय के बारे में क्या, प्रति व्यक्ति आय से जान जाते हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय निम्न होगी तो देश का विकास भी बेकार होगा, विपन्न होगा। विपन्न माने खराब होगा। जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो देश संपन्न बनेगा, बहुत ज़्यादा धनी बनेगा। प्रति व्यक्ति आय के समग्र रूप को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय को जोड़ने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। तो प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, तो फैक्ट्री लगेगा, और ज़्यादा रोजगार मिलेगा, और ज़्यादा उत्पादन होगा, और ज़्यादा लोग पैसा कमाएगा, और पैसा से पैसा कमाते जाएगा। इस प्रकार से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, पूंजी भी बढ़ेगा लोगों के पास। तो आय बढ़ाने के चक्कर में रहिए भाई, आमदनी बढ़ेगा, सब कुछ आपका ऑटोमेटिक सब कुछ बढ़ते जाएगा। बिहार में कहाँ ना फैक्ट्री है कोई चीज़ का, क्या कारण है? फैक्ट्री नहीं होने का कारण क्या है कि यहाँ पे प्राकृतिक संपदा नहीं है। दूसरी बात, संपदा भी है तो उसका ठीक से उसका दोहन शोषण हो गया, दोहन हो गया, खराब हो गया, वो नहीं यूज हो रहा है उसका। बिहार में क्या गन्ना नहीं उगा सकता है? बिहार में गन्ना उगा सकता है कि नहीं उगा सकता है? बिहार का मिट्टी में अगर हम गन्ना लगा दें तो ऊख का खेती होगा कि नहीं होगा? गजब होगा, बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन होगा। तो चीनी मिल का हालत ठप कर दिया गया। चीनी मिल में 500-600 आदमी काम कर रहा था, उससे 20,000 लोग जुड़ा हुआ था, 20,000 लोग खेती कर रहा था कि उसका रोजगार उससे चल रहा था। कैश पैसा मिल रहा था उसको, 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख का कैश मिल रहा था उसको साल में। सबका व्यापार चौपट हो गया कि नहीं हो गया? एक फैक्ट्री के बंद होने से, एक रीगा चीनी मिल का बंद होने से पूरा कमरौली, धर्मपुर, मोहाली में कहीं ऊख नहीं हो रहा है। तो खाली ऊखे ऊख था, जिधर देखते थे उधर गांव तक, यहाँ तक सट गया था ऊख का खेती। ये बगल में उधर इधर ऊख का खेती होने लगा था। आज कहीं जाके देखिए तो सरिया में ऊख का खेती मिल रहा है आपको। छठ के ऊख के जोड़ी पड़ता था, कहाँ कहाँ बोआना पड़ता, खरीद के लोग लाना पड़ता था। और जब एक समय था कि बगल में जाना ऊख, छठ का क्या है, 2 ऊख काट कर ले आओ बगल में, चोरा आराम से चोरा ना क्या है, जाकर ले आओ। वहाँ तक काट कर के लोग अपने बांट रहा होता था, लो हमरा में सलाह, हमरा में सलाह बांटते हैं। बोलो आज ऊख मिलता नहीं है, बताइए क्या रीगा चीनी मिल के बंद होने से ऐसा? विद्यार्थी का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई चीज़, अगर विद्यार्थी सही में वही है जो चीज़ अगर क्षति हो रहा है तो उसका पूर्ति भी कर ले। आप 4 दिन अब्सेंट करने का मजा मार लिए, कर लिए, अब 4 दिन के लिखने में आपको फिर हालत खराब हो रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं, पहले 4 दिन का लिखने का व्यवस्था करिए तो 4 दिन अब्सेंट कीजिए, और व्यवस्था नहीं कर सकते तो अब्सेंट नहीं कीजिए। ये होता है विद्यार्थी का नियम। हालांकि कभी कभी आदमी मजबूर हो जाता है, बोले ना, तो एक अलग बात है। देखिए अगला क्या है, प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय वृद्धि क्यों प्रभावित करता है, बताइए दिए।
जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, राष्ट्र का बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। तो सीधी बात समझ लीजिए, अगला पाठ हम लोग का क्या है, मुद्रा बचत एवं साख। ये पाठ खत्म हो गया आपका। एक बात लग गया, समझ लीजिए फिर से कि देश का आय बढ़ाना है तो आप प्रति व्यक्ति आय बढ़ा लीजिए। क्या बढ़ा लीजिए? प्रति व्यक्ति। देश की आय बढ़ाना है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ा लीजिए।